गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग देखेंगे स्वतंत्रता आंदोलन को देख रहे हैं बगैर समय बर्बाद करती है, क्योंकि हम लोग ये अपना रिवीजन मॉड्यूल चला रहे हैं और रिवीजन मॉड्यूल में क्या होता है, समय की बचत करते हुए आपको बहुत कुछ देना होता है। ठीक है, तो बातें कम काम ज़्यादा हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे राष्ट्रीय आंदोलन। अगर राष्ट्रीय आंदोलन के विकास को या इसके डेवलपमेंट को समझा जाए तो इसके लिए 3 चरण हैं। पहला चरण कहलाता है उदारवादी युद्ध। ठीक है, उदारवादी युग ये 1885 से लेके 1905 तक का समय कहलाता है। ठीक है, यहाँ पर हम थोड़ा फैक्चुअल और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ज़्यादा कुछ नहीं, बाकी हम डिटेल में जानेंगे वो दूसरे वीडियो में। उग्रवादी युग 1906 से शुरू होता है और 18 तक, उसके बाद गांधी जी कांग्रेस का नेतृत्व ले लेते हैं, तो तीसरा गांधी युग ही कहलाता है। तीसरा जो एरा है वो गांधी युग कहलाता है। ठीक है, ये 1919 से 1947 तक का टाइम। ठीक है, तो हम सबसे पहले समझेंगे उदारवादी युग को। ये जो उदारवादी युरा है या जो उदारवादी युग है, आइए इसकी डिटेल को हम समझने की कोशिश करते हैं। 1885 से 1905 का एरा है। राष्ट्रीय आंदोलन में कांग्रेस पर पूरी तरह से यहाँ पर उदारवादियों का प्रभाव था, इसलिए इसको उदारवादी युग कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको सुरेंद्र नाथ बनर्जी मिलेंगे। ठीक है, पूछते हैं उदारवादी कौन कौन उदारवादी था। ठीक है, दादा भाई नौरोजी मिलेंगे। ओके, फिरोज शाह मेहता मिलेंगे। फिरोज शाह मेहता मिलेंगे। गोपाल कृष्ण गोखले नाम है। ठीक है, गांधी जी के राजनीतिक गुरु माने जाते हैं। महादेव गोविंद रानाडे मिलेंगे आपको और मदन मोहन मालवीय जैसे लोग आपको यहाँ मिलेंगे। ठीक है, ये उदारवादी एरा है। 1885 से कांग्रेस की स्थापना से लेके ये कहाँ तक चलता है, 1905 तक चलता है। ठीक है, हमने बात की थी कि कांग्रेस की स्थापना को हमने समझा था कि 1885 में एओ हुम के प्रयास से कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ठीक है, तो 85 से युग शुरू होता है और 1905 तक का ये एरा चलता है। ठीक है, ये लोग क्या करते थे, ये क्रमिक सुधारों में, उदारवादी जो लोग थे ये क्रमिक सुधारों में विश्वास रखते थे। क्या रखते थे, ये क्रमिक सुधारों की बात करते थे कि जो सुधार होने चाहिए वो बिल्कुल क्रमिक तरीके से होने चाहिए, ये नहीं कि तुरंत आए और तुरंत करा दिए। धीमे 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 हमें इन सुधारों को अंजाम देना है, इसलिए इनको क्या कहते थे, ये इनको क्रमिक सुधार कहा करते थे। ठीक है, तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है आपको समझना है कि क्रमिक सुधार क्या थे। ठीक है, दूसरी बात जो यहाँ पर समझने की है, जो इम्पोर्टेंट बात है कि यहाँ पर चुनौती नहीं देते थे, ये रिक्वेस्ट करते थे। ये रिक्वेस्ट करते थे, सत्ता को चुनौती देते, रिक्वेस्ट करते थे। इसको आप प्रार्थना कह सकते हो, इसलिए कई जगह इनको अनुनय विनय की नीति भी कहते हैं। प्रार्थना कह लो या अनुनय विनय कर लो, है ना, उनसे रिक्वेस्ट करते थे कि आप ये काम कर दीजिए। ठीक है, इतने भी सुधारवादी थे ये सभी, ये पाश्चात्य विचारों से प्रभावित थे। ये सभी पाश्चात्य विचारों से क्या थे, ये प्रभावी थे। ये ब्रिटेन से स्थायी संबंधों की स्थापना भारत के हित में मानते थे लोग, ऐसा इनके बारे में कहा जाता है। ठीक है, अनुनय विनय, कुछ लोग इन्हें राजनीतिक भिक्षावृत्ति भी कहते हैं। ठीक है, लाला लाजपत राय ने उदारवादी आंदोलन को तो अवसरवादी कहा था, ये अपॉर्चुनिस्ट मूवमेंट है। ठीक है, अब दादा भाई नेहरू जी को ग्रांड ओल्ड मैन की संज्ञा दी गई थी। ठीक है, अब इन्होंने ही जो ग्रांड ओल्ड मैन थे, इन्होंने धन का निष्कासन का सिद्धांत दिया था। धन का निष्कासन सिद्धांत, जैसे अब, ठीक है, ड्रेन थ्योरी कहते हैं।
उसके बाद एक बुक और लिखी गई थी धन के निष्कासन पे, आप समझिएगा, रमेश चंद्र दत्त को याद रखना है आपको। रमेश चंद्र दत्त को आप याद रखें। इन्होंने इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिखी थी। इन्होंने इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इन्होंने भी इसमें धन के निष्कासन सिद्धांत को समझाया था। यह भारत के आर्थिक इतिहास में पहली पुस्तक मानी जाती है। ठीक है। उदारवादी जो कांग्रेस नेता थे, इन्होंने एक बड़ा अच्छा नारा दिया था कि प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, मतलब हमको आप प्रतिनिधित्व दीजिए, शासन में हमें अवसर दीजिए, प्रतिनिधित्व के बिना कर नहीं। बड़ा इंपॉर्टेंट बात की थी। ठीक है। इन्हीं के प्रयासों से 1892 का एक्ट पास हुआ था। 1892 का एक्ट पास हुआ था। ठीक है। उदारवादियों ने बाद में अपनी नीति में परिवर्तन कर, ठीक है, यहां पर औपनिवेशिक स्वराज और स्वाधीनता, बाद में उन्होंने क्या किया था, स्वराज और स्वाधीनता को अपना लक्ष्य घोषित किया। इनका लक्ष्य था स्वराज एवं स्वाधीनता का लक्ष्य, जो बाद में बना। ये 1900 के आसपास उन्होंने अपनी रणनीति में सुधार किया और कहा कि हम स्वराज और स्वाधीनता की बात करने लगे लोग। ठीक है। ये 1900 के लगभग ये अब इसकी बात करने लगे थे। इसके बाद जो अगला हमें देखना है उसको कहते हैं उग्रवादी युग। ठीक है। तो ये चीजों को थोड़ा समझने की कोशिश करना है। 1906 के बाद 1905 में बंगाल विभाजन, आपको यहां बंगाल विभाजन रखना है, और 1906 के बाद, ठीक है, कांग्रेस के भीतर, यहां पर कांग्रेस में उग्रवादी सामने आने लगे। अब लाल बाल पाल, उग्रवादी अगर जानना है तो आपको याद रखना है लाल बाल और पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, और एक थे अरविंद घोष। ये बड़े उदारवादी माने जाते थे। तिलक ने तो ये कह दिया था, बाल गंगाधर तिलक ने क्या कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। तिलक तो स्वराज की बात कर रहे थे, स्वराज को जन्मसिद्ध अधिकार लेने की बात कर रहे थे। ठीक है। तो कभी भी पूछा जाए कि क्रांति, ठीक है, उग्रवाद में ही क्रांतिकारी गतिविधियां शुरू हो गई। तो क्रांतिकारी गतिविधियों की शुरुआत अगर देखो, गतिविधियों की शुरुआत कहां से मानी जाती है, किस स्टेट से मानी जाती है, तो आपको यह रखना चाहिए महाराष्ट्र से, और वो भी 1907 से इन गतिविधियों की शुरुआत मानी जाती है। ठीक है। तिलक ने ही एक संस्था स्थापित करने की कोशिश की थी, आर्य बांधव समिति। इसी समय आर्य बांधव समिति की स्थापना की वो यहां पर बात करते हैं, वकालत करने लगे। ठीक है। और इन्होंने, तिलक ने ही, अगर हम तिलक को देखें तो थोड़ा सा पीछे जाएं, 1893 में जो आज के हम लोग गणपति रखते हैं ना, वो इनकी वजह से 1893 में गणपति महोत्सव, ठीक है, की घोषणा की इन्होंने, और 1895 में इन्होंने शिवाजी महोत्सव, ठीक है, यहां से मनाया जा सके। अगर और थोड़ा सा पीछे बैकग्राउंड में जाए क्रांतिकारी गतिविधियों में, 1897 में आपको याद रखना है, यहां पर चापेकर बंधु होते हैं। ठीक है। चापेकर बंधु क्या करते हैं, पूना में 2 प्लेग के अधिकारी, ठीक है, रैंड और एम्स्टर्ड की हत्या कर देते हैं। ये किसकी हत्या करते हैं, रैंड और एमहर्स्ट,
इनकी हत्या कर देते हैं। ये प्लेग ऑफिसर थे और प्लेग में इन्होंने सही से काम नहीं किया था, उससे चापेकर बंधु बड़े नाराज थे और इन्होंने इनकी हत्या कर दी। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है चापेकर बंधु, आपको याद रखना है। ठीक है, 1904 में बंगाल विभाजन से पहले थोड़ा देखें तो बीडी सावरकर आपको याद रखना है। सावरकर सावर क्या करते हैं, नासिक में एक संस्था की स्थापना करते हैं, इसका नाम है मित्र मेला। नासिक में मित्र मेला की स्थापना करते हैं। ठीक है, ये मित्र मेला बाद में ये अभिनव भारत समाज के रूप में प्रसिद्ध हुई। बाद में यही अभिनव भारत समाज बना। ठीक है, अगर 1905 में देखें इसी समय, ठीक है, अब लंदन में भी लोग विरोध कर रहे थे। लंदन में ये उग्रवादी युग था, तो श्यामजी कृष्ण वर्मा याद रखना है आपको। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने, इन्होंने क्या किया, लंदन में भारतीय स्वशासन समिति की स्थापना की। भारतीय स्वशासन समिति की स्थापना की। ठीक है, बाद में सावरकर, हरदयाल और मदनलाल ढींगरा, बाद में बहुत सारे लोग इसके सदस्य बने। ठीक है, फिर 1909 याद रखिएगा आप, मदनलाल ढींगरा को याद रखना आपको। मदनलाल ढींगरा को याद रखना। ठीक है, इंडिया ऑफिस में एक राजनीतिक सलाहकार था। इंडिया ऑफिस का एक राजनीतिक सलाहकार, ये सलाहकार कौन था, इसका नाम था कर्नल या कर्जन वाइली, मान लो कर्जन वाइली, ये कर्नल के पद पर था। कर्जन वाइली राजनीतिक सलाहकार था। इसकी गोली मारकर हत्या कर दी, इसको गोली मार दी। किसने मार दी, मदनलाल ढींगरा ने। ठीक है, अब 1905 वाली बात पे हम लोग देखेंगे क्या हो रहा है। इसी समय कर्जन ने, डेट याद रखना आपको, 19 जुलाई, ठीक है, 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा की। ये घोषणा है, क्या की, घोषणा की। ठीक है, अब इस घोषणा के परिणाम स्वरूप, ठीक है, इसका रिजल्ट क्या हुआ, इसके रिजल्ट में क्या आया, 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में, कहां पर, कलकत्ता टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा हुई। मतलब विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना है, सिर्फ देश में बनी हुई वस्तुओं को ही खरीदना है। ठीक है, फिर आपको याद रखना है 16 अक्टूबर 1905, जब विभाजन किया था ना, ये बंगाल विभाजन घोषणा जो 19 जुलाई को हुई थी, ये 16 अक्टूबर 1905 को विभाजन प्रभावी हो गया। विभाजन प्रभावी हो गया। तो टैगोर ने क्या कहा, इसी दिन टैगोर ने इसे राखी दिवस के रूप में मनाया। इसे राखी दिवस के रूप में मनाया गया टैगोर के कहने पर। ठीक है, और इसी दिन प्रथम, आप कह सकते हो, सुनियोजित जन आंदोलन शुरू हो गया। ठीक है, अब आप यहीं पर स्वदेशी की बात कर रहे थे, तो स्वदेशी आंदोलन बड़ा प्रभावी हुआ था 1905 में। बाद में सभी आंदोलनों में इस स्वदेशी वाले कॉन्सेप्ट ने बड़ा राजनीतिक तड़का लगाया। ठीक है,
अब 1905 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, बनारस अधिवेशन। कांग्रेस का क्या हुआ? बनारस अधिवेशन हुआ। बनारस अधिवेशन में दो चीजों की बात की गई। एक तो हमें स्वदेशी वस्तुओं को क्या करना है? प्रोत्साहन देना है, और विदेशी का बहिष्कार। और विदेशी का बहिष्कार, ठीक है। इसी मूवमेंट्स को आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है, आगे आए अश्वनी कुमार दत्त। कौन आए? अश्वनी कुमार दत्त आगे आते हैं, और इन्होंने 12 साल में स्वदेश बांधव समिति की स्थापना की। स्वदेश बांधव समिति की इन्होंने स्थापना की, ठीक है। इसी दौरान एक और नाम आपके रखना है, कृष्ण कुमार मित्र, बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है। इन्होंने एंटी सर्कुलर सोसाइटी की स्थापना की। एंटी सर्कुलर सोसाइटी की स्थापना की, ठीक है। अब पूछते हैं कि सबसे पहले जो स्वदेश विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार की बात किसने की? तो कृष्ण कुमार मित्र का एक पत्र था संजीवनी। इसी में सबसे पहले विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव था। सबसे पहले विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सामने आया, ठीक है। अब स्वदेशी आंदोलन को पंजाब में कौन लेके गया? लाला लाजपत राय। जब स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ तो इसको पंजाब में लेके गए लाला लाजपत राय और अजीत सिंह, ठीक है। और सैयद हैदर रजा ने इसे दिल्ली में मजबूती दी थी। तो अगर पूछें, सैयद हैदर रजा, ठीक है, स्वदेशी आंदोलन को दिल्ली में लेके गए। अजीत सिंह और लाला लाजपत राय इसे पंजाब में बहुत सफलतापूर्वक इसको लागू करा। अजीत सिंह ने एक बुक लिखी थी, ठीक है, एक संस्था की स्थापना भी की। इनकी संस्था का नाम है अंजुमने मोहिब्बाने मोहिब्बाने वतन, ठीक है। ये संस्था की स्थापना की और एक अखबार भी निकालते थे। अखबार का नाम था भारत माता, ठीक है। ये अजीत सिंह इन दो कामों के साथ बड़े जुड़े थे। पंजाब में मूवमेंट को बड़ा फेमस बनाया। एक संस्था हिंदू मुस्लिम एकता के लिए अंजुमन मोहिब्बाने वतन की स्थापना की। एक अखबार भारत माता नाम से निकाली थी, ठीक है। अब लाला लाजपत राय और अजीत सिंह इन दोनों को गिरफ्तार करके कहां भेजा गया? इनको मांडले जेल भेजा गया। इसी आंदोलन के विरोध में इनकी गिरफ्तारी की गई, ठीक है। और एक बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना हुई थी और इसमें इसी समय अरविंद घोष थे, ठीक है। इसी समय 15 अगस्त 1906 की बात करें तो राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना हुई। राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना थी, ठीक है। ब्रिटिश सरकार ने इस आंदोलन में छात्रों की भागीदारी समाप्त करने के लिए कार्लाइन सर्कुलर लेके आए थे। तो आपको याद रखना है,
कार्लाइल सर्कुलर क्या था? शैक्षिक अनुदान और छात्रवृत्ति को रोकना। जो छात्र आंदोलन में जाएंगे उनकी स्कॉलरशिप और ग्रांट को रोक दिया जाएगा। कार्लाइल सर्कुलर था। इसी समय रविंद्रनाथ टैगोर ने या ठाकुर ने आमार सोनार बांग्ला नाम का गीत लिखा। आमार सोनार बांग्ला नामक गीत लिखा। ये बांग्लादेश का क्या है? राष्ट्रीय गीत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1906 एक वजह से और जाना जाता है, मुस्लिम लीग की स्थापना के लिए। 1906 में ही मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। कहाँ हुई थी? ढाका में हुई थी। ठीक है। कौन कौन था? आगा खां और दूसरा व्यक्ति कौन था? सलीमुल्लाह खां। ठीक है। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अगर प्रथम अध्यक्ष की बात कर रहे हो तो वकार उल मुल्क थे। वकार उल मुल्क थे। संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? संस्थापक अध्यक्ष क्या थे? तो सलीमुल्लाह थे। नवाब सलीमुल्लाह थे। ठीक है। अब मुस्लिम लीग का संविधान कहां बना? इसका संविधान कराची में बनता है। ठीक है। और इसी संविधान के अकॉर्डिंगली 1908 में प्रथम अधिवेशन अमृतसर में हुआ। तो मुस्लिम लीग का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? 1908 में अमृतसर में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? इसकी अध्यक्षता की थी आगा खां ने। तो यहां तक चीजें याद रखनी। अब चीजें थोड़ा सा बदलने जा रही हैं और क्रांतिकारी आतंकवाद आ रहा है, जिसे हम लोग क्रांतिकारी आंदोलन कहते हैं। हम लोग उसको आतंकवाद बोल जाते हैं। इंग्लिश की बुकों में यही टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल है। तो क्रांतिकारी मूवमेंट्स की हम लोग बात करेंगे। ठीक है। पहली बार 1906 में कलकत्ता अधिवेशन। कहानी बड़ी अजीब है। यहाँ पर गरम दल वाले अपना अध्यक्ष बनाना चाहते थे। खासतौर पर लाला लाजपत बाल गंगाधर तिलक को अपना अध्यक्ष बनाना चाहते थे, लेकिन नरम बंदियों ने एक चाल खेली और उन्होंने सभी को स्वीकार नौरोजी को अध्यक्ष बना दिया। इसलिए 1906 में वो टूट फूट नहीं हुई जो होनी थी, बाद में 1907 में होती है। और इसी में दादा भाई नेहरू जी ने स्वराज का उल्लेख किया। यहीं पर कलकत्ता अधिवेशन में स्वराज की बात होती है, आपको याद रखना है। ठीक है। अब क्या था? स्वदेशी आंदोलन को चलाने के लिए स्वदेशी आंदोलन मुद्दा क्या था? स्वदेशी आंदोलन के मुद्दे को लेकर उग्रवादी दल और उदारवादी दल में क्या हो गया? मतभेद शुरू हो गए इनके बीच में।
मतभेद शुरू हो गए। मतभेद की वजह क्या थी कि स्वदेशी आंदोलन कैसे होना चाहिए, और इसका परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम ये हुआ कि 1907 का सूरत विभाजन हो गया। मतलब सूरत का विभाजन कहते हैं, तो 7 में सूरज अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो गया। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखनी। इसी समय बंगाल में एक भद्रलोक समाज मिलता है। भद्रलोक समाज मिलता है, इसी समय इसकी स्थापना होती है। इसी समय श्री पी मिश्रा, ठीक है, वारिंद्र घोष, और भूपेंद्र दत्त, ठीक है, इनके सहयोग से 1902 में मिदनापुर अनुशूलन समिति, ठीक है, 1902 में ही 1902 में ही वारिंद्र कुमार घोष ने एक पुस्तक थी भवानी मंदिर, ठीक, इसका प्रकाशन किया। 1908 में 1908 में हेमचंद्र कानूनगो थे, चंद्र कानूनगो, इन्होंने बम बनाने का कारखाना, इन्होंने बम कारखाने की स्थापना की। कहाँ की पूछा जाए तो माणिक तल्ला में, माणिक तल्ला में, ठीक है। पुलिस ने यहाँ पर छापा मारा, 34 लोग माणिक तल्ला में गिरफ्तार किए, ठीक है, और इन पर माणिक तल्ला में पुलिस ने 34 लोगों को गिरफ्तार किया, और इन 34 लोगों पर अलीपुर षड्यंत्र केस चला था। और अलीपुर षड्यंत्र केस के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। किन पे किया गया था? याद रखना है, माणिक तल्ला में गिरफ्तार 34 लोगों पर। इसके बाद जो आपको यहाँ पर याद रखना है वो है प्रफुल्ल चाकी। प्रफुल्ल चाकी एक याद रखने वाली चीज है यहाँ पर, और खुदीराम बोस, दो याद रखने हैं आपको, ठीक है। तो चलिए हम इन दोनों की बात कर लेते हैं यहाँ पर। प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस, ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट नाम है। इन्होंने बम फेंका था मजिस्ट्रेट के ऊपर। उस मजिस्ट्रेट का नाम क्या था? किंग्सफोर्ड। किंग्सफोर्ड पर बम फेंका था, लेकिन ये सफल नहीं हो पाए। जब ये किंग्सफोर्ड पर फेंका था, असफल हो गया, तो क्या किया इसमें खुदीराम ने? क्या किया? खुदीराम को फांसी, ये पकड़े गए, खुदीराम को फांसी दे दी गई, और प्रफुल्ल चाकी ने खुद को गोली मार ली थी, और चाकी ने खुद को गोली मार दी, ठीक है। खुदीराम को जो फांसी थी वो 1908 में दी गई थी, याद रखना, ठीक है। अब इसी समय आपको याद रखना 1913 में स्थापना हुई थी गदर पार्टी, गदर पार्टी की, ठीक है। किन लोगों ने की थी इस गदर पार्टी की? वो क्या स्थापना कहाँ हुई थी? सैन फ्रांसिस्को में,
सैन फ्रांसिस्को में हुई थी। ठीक है, अब किन लोगों ने की थी गदर पार्टी की स्थापना? गदर पार्टी की स्थापना की थी भाई परमानंद ने। दूसरा बंदा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सोहन सिंह भाखना। सोहन सिंह भाखना। और तीसरा जो इंपॉर्टेंट नाम है उसका नाम है हरनाम सिंह। जो नाम है वो है हरनाम सिंह। ठीक है, प्रथम अध्यक्ष कौन था? ये इसका प्रथम अध्यक्ष भी बना था। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ था? सैन फ्रांसिस्को में। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? सैन फ्रांसिस्को मुख्यालय ये था। यहीं पर युगांतर आश्रम, यहीं पर युगांतर आश्रम में ही इसका मुख्यालय बनाया था। ठीक है, यहीं से 1913 में गदर पत्रिका निकलती है। ठीक है, इसमें आपको एक और नाम याद रखना है, लाला हरदयाल का। ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है। तो गदर पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? लाला हरदयाल ने। ठीक है, 1913 में। किस किस भाषा में निकलती थी? ये हिंदी में, गुरुमुखी में, इंग्लिश में भी होती थी, गुजराती और उर्दू। गुजराती और उर्दू 5 थे। ठीक है, इसी समय 1914 आपको याद रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, कामागाटा मारू प्रकरण। कामागाटा मारू केस एक जिहाज था। ठीक है, सिंगापुर में एक भाई साहब रहते थे, कामागाटा मारू केस को समझते हैं। उनका नाम था गुरुदत्त सिंह। अब गुरुदत्त सिंह क्या करते हैं? कामागाटा मारू मतलब जहाज को, ठीक है, एक जहाज को किराए पर लेते हैं। का नाम क्या था? कामागाटा मारू। ठीक है, किराए पर लेकर 376 यात्रियों के साथ वैंकूवर के लिए निकलते हैं। वैंकूवर के लिए निकलते हैं, लेकिन रास्ते में कनाडा पुलिस उन्हें आगे बढ़ने से रोक लेती है। लेकिन कनाडा पुलिस रोक लेती है, बीच में ही रोक लिया। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट था। अब ब्रिटिश सरकार ने जहाज को कलकत्ता लाने का आदेश दिया। जो कामागाटा मारू केस था, यहां पर ब्रिटिश सरकार जहाज को कलकत्ता लाने को कहती है। ठीक है, कलकत्ता में ये कहां पहुंचा? ये बजबज पहुंचा। जैसे ही बजबज पहुंचता है, यहां पर यात्रियों और पुलिस में मुठभेड़ हो जाती है। क्या हो जाता है? यहां पर यात्रियों और पुलिस में इसी समय पर मुठभेड़ कर दी गई। ठीक है, और बड़े लोग, काफी सारे लोग इसमें घायल हुए। चलिए अब समझते हैं 1916 इसके बाद एक इंपॉर्टेंट है, लखनऊ अधिवेशन। ठीक है, इसी अधिवेशन में कांग्रेस और लीग का समझौता हुआ था। क्या हुआ था? कांग्रेस लीग समझौता हुआ, कांग्रेस का एकीकरण हुआ। ठीक है, और यहीं पर मुस्लिमों के पृथक निर्वाचन की बात मान ली थी।
मुस्लिमों के पृथक निर्वाचन को मान लिया गया। ठीक है, 1916 ही बड़ा इंपॉर्टेंट है होम रूल के लिए। दो लोगों ने होम रूल की स्थापना की थी, दोनों अलग अलग थी। ठीक है, एक ने अप्रैल में की थी और एक ने सितंबर में की थी। ठीक है, तिलक ने अप्रैल में की थी और एनी बेसेंट ने सितंबर की थी। ठीक है, तिलक ने कब की थी? तिलक ने जो की थी वो 28 अप्रैल 1916, पूना के पास एक जगह है बेलगांव, बेलगांव में की थी। ठीक है, और मराठी और केसरी इन दोनों पत्र के द्वारा प्रचार किया। ठीक है, अब जो तिलक की जो होम रूल लीग थी जिसकी स्थापना बेलगांव में की थी, इसमें अध्यक्ष कौन था? इसका अध्यक्ष कौन? इसका अध्यक्ष थे जोसेफ बैप्टिस्टा। जोसेफ बैप्टिस्टा इसके अध्यक्ष बने। ठीक है, और सचिव कौन बने थे? सचिव बने थे एनसी केलकर। तो आप केलकर के नाम को यहां रखेंगे। ठीक है, वैलेंटाइन चिरोल ने तिलक को अशांति का जनक कहा था, याद रखिएगा आप। ठीक है, गोखले ने, गोपाल कृष्ण गोखले, याद रखिएगा, गोखले ने क्या खोला था? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। ठीक है, इस सोसाइटी के सदस्यों को लीग में प्रवेश की अनुमति नहीं थी, मतलब होम रूल लीग या एनी बेसेंट की जो लीग थी इनमें। अब एनी बेसेंट को देख लो आप, एनी बेसेंट को देख लेते हैं। ठीक है, इन्होंने मुख्यालय कहाँ बनाया? इन्होंने मुख्यालय बनाया मद्रास के पास अडयार। ठीक है, और इन्होंने क्यों किससे प्रचार किया? न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ की सहायता से। इनके भी दो पत्र थे, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ। इन पत्रों से इन्होंने प्रचार किया। ठीक है, अब ये जो इनकी लीग थी, जो एनी बेसेंट की लीग थी, एनी बेसेंट की जो होम रूल लीग थी, इसके जवाहरलाल नेहरू जी भी इसके सदस्य थे। ठीक है, चक्रवर्ती जी भी सदस्य थे, बी चक्रवर्ती। ठीक है, जे बनर्जी भी इसके सदस्य थे। तो पूछते हैं नेहरू किसकी लीग के सदस्य थे, तो आप बता देंगे एनी बेसेंट की लीग के। ठीक है, बाद में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के बाद एनी बेसेंट क्या करती है? बाद में 1919 के एक्ट के बाद 20 अगस्त 1917 को होम रूल लीग समाप्ति की घोषणा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे रॉलेट एक्ट को। रॉलेट एक्ट क्या था, जलियांवाला बाग को भी समझेंगे हम लोग। ठीक है, और उसके बाद फिर हम लोग गांधी को नेक्स्ट वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे।